आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी शायद मेरी द्वारा सुनाई गई सभी कहानियों में सबसे अलग है। क्योंकि हर कहानी में जो कातिल होता है कत्ल करने के बाद घबरा जाता है, लाश को खुद ठिकाने लगाता है, सारी चीजें करता है, अपने बचने के लिए हजारों तरीके सोचता है। लेकिन इसके उलट आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो कातिल था उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद वो बकायदा रिलैक्स होता है, मेला देखने लगता है और लाश को ठिकाने लगाने की जो जिम्मेदारी है वो किसी ऐसे शख्स पे छोड़ देता है जिस शख्स से ना उसका कोई नाता था, ना कोई संबंध था, ना ही जिसके ऊपर छोड़ता है उस शख्स को पता था कि इस महिला का या फिर इस आदमी का कत्ल हुआ है। आज की कहानी भिंड की है और इसी भिंड में एक गांव लगता है पावी गांव। कहानी इसी पावी गांव की है। दरअसल इसी पावी गांव में एक इंसान जिनका नाम दशरथ सिंह था अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में कई साल पहले उनकी पत्नी थी, 3 बच्चे थे, लेकिन जो पत्नी थी उससे ज्यादा ताल्लुकात अच्छा नहीं था। लिहाजा पत्नी इन दशरथ सिंह को छोड़ती है। छोड़ने के बाद अपने 2 बच्चों को तो अपने मायके भेज देती है, लेकिन एक जो तीसरा 9 साल का बेटा था उसे अपने साथ लेती है। लेने के बाद निकलती है ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर जाके रहने लगती है, बेटा भी उसी के साथ रहने लगता है। दशरथ सिंह अपने बाकी परिवार के साथ रहते हैं। सारी चीजें ठीक ठाक थी, जो भी था जैसा भी था 5 सालों से यही चल रहा था। जो दशरथ सिंह था उसका जो 9 साल का बेटा था एक एम्बुलेंस में अपनी मां की लाश को लेके घर पे आता है। आने के बाद कहता है कि पिताजी, मां की मौत हो गई है, मां ने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने के बाद जब मैं घर का ताला खोलता हूं तो देखता हूं मां अंदर मरी पड़ी है। इसीलिए जब मैंने चेक किया मां मर गई थी तो मैंने जैसे तैसे एक एम्बुलेंस बुक की। एम्बुलेंस बुक करने के बाद यहाँ पे लेके आया हूं। अब पत्नी भले ही अलग रह रही थी, लेकिन पत्नी तो आखिर पत्नी थी। जो दशरथ सिंह था वो देखता है, देखने के बाद टूट जाता है कि उसकी पत्नी ऐसे अचानक से कैसे मर सकती है। लाश को देखता है, देखने के बाद लाश उतारी जाती है, अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। लेकिन इसी बीच जब सारी तैयारियां, सारी चीजें हो रही थी, तभी एक परिवार वाले की नजर इस लाश की गर्दन पे पड़ती है। गर्दन पे कुछ निशान थे, कान से खून निकल रहा था। लेकिन चूंकि बच्चे ने बताया था कि मां ने साड़ी से फांसी लगाई हुई थी, इसलिए परिवार वाले ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते। लेकिन जो इकलौता वो इंसान था वो बार बार कह रहा था कि अगर फांसी भी लगाई है तो कम से कम इस मामले को पुलिस को सौंपना चाहिए। क्या पता कोई और बात हो, क्या रीजन था फांसी लगाने का, कम से कम यही क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है ये फांसी ना हो, ये मर्डर हो। अब ये बात परिवार के बाकी लोग सुनते हैं, कहते हैं कि एक महिला है, इसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, इसका मर्डर कोई क्यों ही करेगा, फालतू अभी हम पुलिस के पास जाएंगे, घूम फिरा के जो शक की सुई है हमारे तक ही आएगी। अब वो रिश्तेदार जब बार बार कह रहा था तो अंत में जो इस महिला का पति था दशरथ, उसे लगता है कि क्यों ना जो कह रहा है इसकी बात को मान लेते हैं। अगर हम गलत नहीं है तो पुलिस हमें क्या फंसाएगी। चलते हैं थाने, बॉडी को सौंपते हैं, पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, क्या पता कोई ऐसी बात हो जो निकल के सामने ही आ जाए। बिना मन के पूरे परिवार वाले लाश को थाने लेके जाते हैं। जाने के बाद पुलिस वालों को सौंपते हैं, पूरा का पूरा माजरा समझाते हैं और कहते हैं कि साहब एक बार लाश को आप चेक कर लीजिए, पोस्टमार्टम करवा दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि अभी हम बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दें और कल को कोई आपसे कह दे कि हमने मार के फिर अंतिम संस्कार करवा दिया, तो फिर उसमें हम भी फंसेंगे। लिहाजा आप चेक कर लीजिए, जैसा होगा आप हमें बता दीजिएगा। पुलिस वाले भी फौरन उस लाश को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम होता है, फॉरेंसिक टीम, बाकी सारे लोग उस लाश की जांच करते हैं और जैसे ही जांच करते हैं और जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट से पूरा का पूरा जो माजरा था एकदम से पलट जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होता है इस महिला का किसी ने गला दबा के कत्ल किया है, यानी ये मामला सुसाइड का नहीं बल्कि कत्ल का है। अब कत्ल की बात वो भी इस महिला का जिसका किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने 9 साल के बेटे के साथ रहती थी। तो पुलिस वालों का भी माथा घूमा और बाकी पति का भी माथा घूमा। अब पुलिस वाले जो सुसाइड का एंगल था उसे चेंज करते हैं, साथ ही कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल में भिंड से लेके ग्वालियर तक एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो इसके पति से पूछते हैं कि
क्या आपको शक है किसी पे, या फिर किसी से कोई दुश्मनी रही हो, किसी से कोई रंजिश रही हो? पति कहता है कि साहब अब वहां पे ये रहती थी, किसी से क्या मैटर था, कैसा था, मुझे ज्यादा पता नहीं। अगर कोई कुछ बता सकता है तो ये 9 साल का बेटा बता सकता है। लिहाजा पुलिस वाले उस 9 साल के बच्चे से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते हैं, काफी टाइम तक तो बेचारा रोता रहता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन पुलिस वाले, खासकर जो महिला कांस्टेबल थी, इस बच्चे को संभालती हैं। संभालने के बाद जो वहां के थाना प्रभारी थे, राजेंद्र परिहार, इस बच्चे को काफी ढांढस बंधाते हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि जो कुछ हुआ हमें खुल के बताओ। तो अंत में ये बच्चा कहता है कि साहब मैं एक बेकरी की दुकान पे काम करता हूं और मेरी माँ के साथ एक अंकल है। वो अंकल मेरी माँ के साथ कई महीनों से रह रहे थे। मैं दुकान पे काम कर रहा था। अंकल मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि चलो यहां से चलते हैं, घर पे काफी देर हो गई काम करते करते। और हम दोनों जब घर पे पहुंचते हैं, घर का ताला खोलते हैं तो देखते हैं कि जो माँ है मरी पड़ी थी। अब माँ मरी पड़ी थी, हम लोग देखते हैं, अंकल माँ को चेक करते हैं, बताते हैं कि माँ मर गई है, इनको घर लेके जाओ। उसके बाद मैं बॉडी को एम्बुलेंस में डालता हूँ। अंकल भी मेरे साथ आए थे, लेकिन गांव से कुछ किलोमीटर पहले ही उतर गए। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फौरन पिता कहता है, बेटा अब तक तुमने ये क्यों बताया नहीं? लेकिन अब 9 साल का बच्चा था, उसे कितनी ही समझ रही होगी। अंकल ने जो कुछ उसे सिखा पढ़ा दिया था वही बच्चा बोल रहा था। लिहाजा पुलिस वाले इस बच्चे से उस अंकल का नाम पूछते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। बच्चा उस अंकल का नाम सुरेंद्र धाकड़ बताता है और कहता है कि अंकल जो है वैसे तो टेम्पो चलाते हैं, लेकिन एक फिल्टर कंपनी है जलालपुर में, वहां पे ये काम करते हैं। अब ये मामला भिंड से निकल के ग्वालियर की तरफ जा रहा था, यानी एक दूसरे थाना क्षेत्र में। तो कई सारी कागजी प्रक्रिया होनी थी। जो यहाँ के थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार थे, वो फौरन ही वहां के एसपी अमित सांघी से बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक मामला है, ये मामला सुसाइड से शुरू हुआ था, कत्ल तक पहुंचा है और हमें आपके क्षेत्र में आने की परमिशन चाहिए, जांच पड़ताल की परमिशन चाहिए। फौरन ही अमित सांघी आश्वासन देते हैं, परमिशन देते हैं और कहते हैं कि आप आइए, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। अब ये दोनों थाने क्षेत्र के लोग एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं और इस सुरेंद्र धाकड़ की तलाश शुरू करते हैं। इधर सुरेंद्र धाकड़ इधर उधर भाग रहा था। जैसे तैसे करके पुलिस अपना पूरा सिस्टम लगाती है, इसका लोकेशन निकालती है और इसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करती है, थाने लाती है। लाने के बाद इससे पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने कत्ल क्यों किया। अब ये सवाल जब सुरेंद्र धाकड़ सुनता है तो सुनने के बाद फूट फूट के रोता है और कहता है कि साहब पुलिस का तो काम है कि जब कोई मामला ना सुलझे तो किसी ऐसे इंसान को फंसा दो जो अपने आप को बचा ना सके, जिसका बैकअप तकड़ा ना हो, और आप लोग भी यही कर रहे हैं। अब ये सवाल जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनका भी गुस्सा सातवें आसमान पे। एक तो शक की सुई इस इंसान पे जा रही है, ऊपर से ये कैसा विक्टिम कार्ड खेल रहा है। पुलिस वाले अब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और कई सारे एविडेंसेस, कई सारी ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे इस मामले के तार इस सुरेंद्र धाकड़ से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अंत में सुरेंद्र धाकड़ को भी लगता है कि अब शायद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं और अब सच बोल देना चाहिए। इसीलिए अब ये तोते की तरह अपना मुंह खोलता है और बोलना शुरू करता है और बोलने के साथ साथ अपनी कहानी सुनाता है। तो दरअसल साल 2017 से जो ये रीना भदौरिया थी, उम्र लगभग 35 साल थी, अपने पति दशरथ सिंह से अलग रहती हैं, पति से ज्यादा बनती नहीं। इसके बाद ये आती हैं ग्वालियर, ग्वालियर के सीलनगर में किराए पे रहने लगती हैं। और ये जो किराए का कमरा था कायदे से इसी ने दिलवाया था। क्योंकि एक बार जब ये आ रही थी, जो रीना थी, तो आते टाइम एक टेम्पू करती है और ये टेम्पू इसी का था। टेम्पू में बैठता है, बैठने के बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातों ही बातों में रीना बताती है कि कैसे वो परिवार से परेशान है, कैसे वो यहाँ पे रहने आई है, उसे एक कमरे की जरूरत है, यहाँ पे किसी को जानती नहीं। अब ये बात जब ये सुनता है तो फौरन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, कहता है कि आपको कमरे वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमरा वगैरह मैं आपको दिलवा दूंगा। अब ये महिला जो एक दूसरे शहर से आ रही हो, सामने वाले शहर में कोई ऐसा मदद कर रहा है, तो महिला भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आकर्षित होती है
ये जाता है सीलनगर में किराए का कमरा दिलवाता है। साथ ही कहता है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। महिला भी खुशी मन से नंबर ले लेती है। उसके बाद उस पूरे शहर में अगर इसे कोई जानने वाला था तो महज ये सुरेंद्र धाकड़ था। अब इस महिला को कोई भी जरूरत होती, कोई भी चीज चाहिए होती तो ये फौरन सुरेंद्र धाकड़ से कांटेक्ट करती और कहती कि मुझे ये सामान चाहिए। सुरेंद्र धाकड़ भी अपने सारे काम को छोड़ के लेके चला आता। इसी बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ी, नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदली और अंत में जिसे लगता है जो रीना है किसी कोई काम धंधा कर लेना चाहिए। इस बारे में भी ये सुरेंद्र से कहती है। सुरेंद्र कहता है कि देखो तुम्हें अच्छे घर की हो, कहीं ऐसी वैसी जगह तुम काम नहीं कर सकते, लेकिन एक काम है जो बड़े अच्छे से तुम कर पाओगी। क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसीलिए तुम एक काम करो, किसी हलवाई के साथ टाई अप कर लो और इसी के साथ जाके शादी वगैरह में या फिर किसी फंक्शन में खाना बनाओ। इज्जत की नौकरी है, इज्जत की रोटी खाओगी। अब ये बात इससे भी समझ में आ जाती है। इसके बाद अब ये दोनों मिलके एक हलवाई को खोजते हैं, उसके साथ ये काम में लग जाती है। दिन भर ये काम करती, शाम को घर पे आती। इसी बीच बच्चा भी लगभग 5-6 साल का हो चुका था, तो इस बच्चे को भी एक बेकरी की शॉप पे नौकरी पे लगा दिया जाता है। लगाने के बाद अब ठीक ठाक घर में पैसे आ रहे थे, ज्यादा खर्चे भी नहीं थे, खाने का काम ये कर ही रही थी तो खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो जरूरतें थी ये सुरेंद्र धाकड़ पूरा कर दे रहा था। सुरेंद्र धाकड़ को भी लग रहा था कि शायद खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए टेम्पू चलाने के साथ साथ ये फिल्टर कंपनी में काम भी करने लगता है। यानी अब इन दोनों में ना चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद करते करते इस कदर नजदीकियां बढ़े कि अंत में इन दोनों ने फैसला किया कि शायद अब हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। और इसी के बाद जो सुरेंद्र धाकड़ है और ये जो रीना भदौरिया थी एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में रहते हैं, रहने के साथ साथ दोनों में कई बार संबंध बने, कई सारी चीजें हुई, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच सुरेंद्र को लगता है कि जो रीना है ये किसी और से भी बात करती है। अब ये बात जब सुरेंद्र सुनता है तो एक तरह से उसका गुस्सा सातवें आसमान पे कि जिस महिला के लिए मैंने इतना त्याग किया, इतनी इसकी मदद की, इसे कोई पूछने वाला नहीं था, मैंने साथ दिया, ये महिला किसी और से क्यों बात कर रही है। अब इसी सवाल के साथ जो सुरेंद्र था वो रीना के पास जाता है। जाने के बाद उससे कहने लगता है ये कौन है, तुम किससे बात कर रही हो। अब ये बात जब वो महिला सुनती है तो महिला बताती है कि तुमसे पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कुणाल था। कुणाल से मैं बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था और मैं उसी से बात करती हूँ। अब ये बात जब सुरेंद्र सुनता है तो काफी देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये कुणाल कौन है जो बीच में आ गया। काफी देर तक तो समझाता है, फिर कहता है कि आज के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। रीना भी कह देती है कि चलो ठीक है, मैं नहीं करूंगी बात। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन ये पकड़ लेता है बात करते हुए। फिर से वही समझाना बुझाना होता है, फिर से वही मान मनोवल होती है। अब आए दिन इन दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता। आए दिन ये समझाता, आए दिन रीना वादा करती कि नहीं करूंगी, लेकिन फिर जब ये काम पे निकलता और फिर ये अपने काम पे जाती तो बात करते हुए जाती। ये चीज सुरेंद्र को बिल्कुल नापसंद थी और अंत में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था कि इसी बीच 18 तारीख यानी 18 फरवरी साल 2023 इसी तारीख को जो कुणाल है रीना से मिलने आ जाता है। रीना से मिलता है, मिलने के बाद जाता है और जाते हुए ही जो सुरेंद्र है वो देख लेता है। अब तक जो मामला कॉल पे हो रहा था, अब ये जब देखता है कि कोई आदमी है जो घर पे आया था, इससे मिल रहा था, तो सुरेंद्र का जो गुस्सा था एक तरह से उबाल मारता है और ये फौरन रीना के पास आता है और कहता है कि ये कौन था। रीना सक पकाती है, लेकिन अब जब सुरेंद्र काफी गुस्सा होता है, जिद करता है, पूछता है, तो मजबूरन रीना कहती है कि ये कुणाल आया हुआ था। अब जैसे ही कुणाल का नाम ये सुनता है तो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फौरन ये रीना को मारने पीटने लगता है, हाथापाई करने लगता है, तरह तरह की गाली गलौज करता है। अब रीना कुछ देर तक तो सहती है, लेकिन जब काफी देर तक मार पिटाई होती है तो वो भी अटैक करती है, वो भी मारती पीटती है, बुरा भला कहती है, एक दूसरे को गाली ये दोनों लोग दे रहे थे। अब रीना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, सुरेंद्र उसके ऊपर हावी होने लगा और गुस्से में ही उसने उसी की साड़ी से गला घोट के उसकी हत्या कर दी। गला घोट के हत्या की,
लेकिन फिर वही बात कि हत्या तो कर दी, लेकिन बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। और जिस हिसाब से आजकल की पुलिस काम कर रही है, 2 मिनट नहीं लगेगा इस मामले को सुलझाने में। इसीलिए कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे ये हत्या कभी हत्या लगे ही ना। प्लान ये अपने दिमाग में बनाता है, बनाने के बाद घर से बाहर निकलता है। इसी बीच देखता है कि उसका जो बेटा है वो आ रहा है। अब ये फिर डर जाता है कि अंदर इसकी माँ की लाश पड़ी है, अभी अंदर आएगा और देखेगा तो ये जान जाएगा कि माँ मर चुकी है। ये जाएगा पुलिस को बता देगा, मैं फंस जाऊंगा। ये अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पैसे निकालता है, उस 9 साल के बेटे को पैसा देता है और कहता है कि बेटा घर पे खाना खत्म हो गया है, तुम जाओ बाहर कुछ खा लो और आज पार्टी करो। अब 9-10 साल का बच्चा और 10 रुपए पा गया तो खुश होकर वहां से चला गया। इसके बाद ये जाता है, घर पे ताला लगाता है, मेला देखने निकल जाता है। आराम से पूरे दिन घूम घूम के मेला देखता है। देखने के बाद जब वक्त देखता है उसके बेटे के आने का वक्त हो चुका है तो ये फौरन जाता है उसकी बेकरी की शॉप पे। वहां पे कहता है कि बेटा काफी देर से तुम काम कर रहे हो, चलो घर पे माँ अकेली होगी। बेटा भी जब ये अंकल की बात सुनता है फौरन अपने काम को बंद करता है, अंकल के साथ निकलता है। अंकल बड़ी चतुराई से उसको चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि ताला खोलो, मैं अभी आ रहा हूं। बेटा आगे जाता है, ताला खोलता है, अंदर घुसता है। पीछे पीछे जो सुरेंद्र था वो भी आता है। अंदर देखता है तो पत्नी की लाश पड़ी हुई, राजी से कहे तो उसकी प्रेमिका या फिर रखेल जो कहे उसकी लाश पड़ी हुई। बेटा इससे पहले कुछ समझ पाता, ये रोने पीटने लगता और कहता है कि देखो माँ को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के साथ कोई हादसा हुआ। और गले का निशान तो यही बता रहा है कि माँ ने फांसी लगा ली। अब 9 साल का बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका जो कुछ भरोसा था इसी सुरेंद्र धाकड़ पे था। सुरेंद्र धाकड़ जो कुछ कह रहे थे गीता पुराण की तरह उस बात को मान रहा था। अंत में सुरेंद्र कहता है कि देखो बेटा माँ तो मर गई और इस बात को अगर हम हॉस्पिटल या कहीं और लेके जाएंगे तो घर का खर्च होगा, तुम्हें भी काफी मेहनत करनी होगी। इसलिए काम करो, माँ की लाश को हॉस्पिटल से ना जाते हुए सीधा सीधा घर पे लेके चलते हैं और जो कुछ होगा अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे, पिता को तुम्हारे बता दिया जाएगा। बेटा तुरंत बात मान जाता है। लाश को ये दोनों लोग उसी गाड़ी पे लादते हैं। लादने के बाद एक ड्राइवर लेते हैं, लेने के साथ फौरन ही निकल पड़ते हैं उस लाश को लेके ग्वालियर से भिंड की तरफ। लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता था। 1-2 घंटे में पूरा का पूरा सफर तय होता है। गांव के ठीक 10 किलोमीटर पहले ही जो सुरेंद्र था उस बच्चे का ब्रेन वॉश करना शुरू करता है और वही बात उसको बोलने को कहता है जिस बात से ये बच सकता है। अब बच्चा पूरी बात को सुन रहा था, उसका जो भरोसा था उसी अंकल पे था। बच्चा सारी चीज को तोते की तरह रट लेता है। सुरेंद्र 2 किलोमीटर पहले उतर जाता है। बच्चा गांव पे लाश लेके जाता है और कहता है कि माँ फंदे से लटकी हुई मिली थी, मैं गया, मैं ताला खोला, सारी चीजें देखा और मुझे लगा कि हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, इसीलिए मैं घर पे लेके आया हूं। घर वाले भी कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि शायद किसी काम से या फिर किसी वजह से सुसाइड इसने कर लिया होगा। लेकिन इसी बीच किसी ने गले पे उस चोट के निशान को देखा जो थोड़ा सा अननेचुरल था और कान से बहता हुआ खून देखा और यहां से ये पूरा का पूरा मामला खुला। अब ऐसी कहानी जब वो सुना रहा था तो पुलिस वाले भी एक तरह से हक्के बक्के हो गए थे कि एक टेम्पू चलाने वाला आदमी इतना दिमागी कैसे हो सकता है। और अगर उस रिश्तेदार ने इस तरह से नोटिस नहीं किया होता और बार बार पोस्टमार्टम इन सारी चीजों की जिद ना की होती, क्योंकि आमतौर पर आज भी किसी के घर का कोई मर जाए तो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके अपने सगे संबंधी पे मरने के बाद तलवार चले, चाकू चले, छीनी हथौड़ी चले। और ये मामला शायद आज भी दब जाता और पोस्टमार्टम ना होता और अंतिम संस्कार होने के बाद कहीं से भी कोई एंगल ही नहीं बन रहा था कि इस मामले का खुलासा हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।